कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। भारत के औद्योगिक नीतियां 1948 से आज 2025 तक काफी लंबा सफर है ये। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि कैसे सोच बदली है। मतलब आज़ादी के बाद की जो प्लान्ड इकोनॉमी थी वहां से लेकर 1991 का उदारीकरण और अब ये आत्मनिर्भर भारत, काफी कुछ बदला है। हाँ बिल्कुल, ये पूरी कहानी भारत के आर्थिक विकास की कहानी एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं 1948 से, फिर देखेंगे वो लाइसेंस राज वाला दौर, फिर 1991 के बड़े आर्थिक बदलाव। हाँ, वो तो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और फिर आजकल की बातें, मेक इन इंडिया, डिजिटल क्रांति, काफी कुछ है समझने को। तो शुरुआती दौर देखते हैं पहले 1948 से 1991 तक का। 1948 में जो पहली औद्योगिक नीति आई उसने एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। हाँ, मतलब कुछ जरूरी उद्योग जैसे डिफेंस, हेवी इंडस्ट्रीज वो सरकार के हाथ में, और बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनना, है ना? बिल्कुल। फिर 1956 की पॉलिसी आई। ये थोड़ी ज्यादा समाजवादी झुकाव वाली थी। अच्छा, इसमें क्या खास था? इसमें उद्योगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, अनुसूची ए, बी और सी। और यहीं से असल में लाइसेंस राज की ठीक से शुरुआत हुई। लाइसेंस राज, ये शब्द सुनते ही एक अलग छवि बनती है। हाँ, मतलब कंट्रोल। लगभग हर उद्योग शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी था। सोच थी योजनाबद्ध विकास की, भारी उद्योगों पर जोर। अनुसूची ए में तो 17 बड़े उद्योग सिर्फ सरकार के लिए थे। इरादा तो शायद अच्छा था, नियंत्रण और प्लान्ड ग्रोथ का। हाँ, इरादा तो औपनिवेशिक शोषण से निकलकर आत्मनिर्भर बनना और सामाजिक आर्थिक समानता लाना था। लेकिन आगे चलकर यह सिस्टम काफी जटिल हो गया। बहुत देरी, नौकरशाही, ये सब दिक्कतें आईं। फिर 80s में थोड़ी ढील देने की कोशिश हुई, पर असली मोड़ तो 1991 में आया। क्यों? क्योंकि आर्थिक संकट बहुत गहरा था। हाँ, वो पेमेंट बैलेंस का संकट, मतलब भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था। जरूरी सामान आयात करने के पैसे नहीं थे। तो फिर यहाँ एंट्री हुई एलपीजी की। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये लाइसेंस राज की जो सीमाएं थीं उनका नतीजा भी था। संकट ने तो बस एक तात्कालिक वजह दे दी, बदलाव की जमीन तो धीमी ग्रोथ और नियमों की जकड़न ने पहले ही तैयार कर दी थी। और बदलाव क्या हुए? बड़े बदलाव। लाइसेंस सिस्टम लगभग खत्म कर दिया गया, बस कुछ 6 उद्योगों को छोड़कर। विदेशी निवेश एफडीआई के लिए दरवाजे खोल दिए गए। 51% तक ऑटोमेटिक मंजूरी। और सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी शुरू हुआ। हाँ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट। और फिर 2005 में एसईजेड एक्ट आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हाँ, एसईजेड्स, ये खास इलाके जहां व्यापार और एक्सपोर्ट के नियम आसान थे। बिल्कुल, और इसका नतीजा हमने देखा आईटी और सर्विस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ हुई। इसने तो भारत की इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया। सही बात है। 1991 के सुधारों ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा। एसईजेड्स ने एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की। ये एक तरह से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ एक बड़ा कदम था। सरकारी कंट्रोल कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा। अच्छा, अब आते हैं मौजूदा दौर पर। 2014 से 2025। 2014 में आया मेक इन इंडिया। हाँ, फोकस था मैन्युफैक्चरिंग पर। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। करीब 25 सेक्टर्स चुने गए थे इसके लिए। फिर 2020 में कोविड के बाद आया आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका जोर था घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने पर, मतलब दूसरों पर निर्भरता कम करना। और इसी सोच को आगे बढ़ाया पीएलआई स्कीम ने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। बिल्कुल, ये एक बड़ी पहल है। इसमें सरकार भारत में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को सीधा पैसा देती है, इंसेंटिव देती है। खासकर मोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 13 जरूरी सेक्टर्स में करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। तो फोकस अब चुनिंदा क्षेत्रों में ग्लोबल चैंपियन बनाने पर है। हाँ, कह सकते हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया का असर तो हम सब देख ही रहे हैं। यूपीआई को ही देख लीजिए। अरे हाँ, यूपीआई ने तो पेमेंट का तरीका ही बदल दिया। 2024 में 100 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन, ये तो कमाल है। और स्टार्टअप इंडिया भी, इससे भी काफी नौकरियां पैदा हुई हैं। 2024 तक 11 लाख से ज्यादा रोजगार का अनुमान है। और पर्यावरण का क्या? इस दौर में उसका भी ध्यान रखा गया। हाँ, हरित नीतियों पर भी जोर है। रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसकी क्षमता 2025 तक 175 गीगावाट पार कर गई। ये बिजली उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है।
तो इस पूरे दौर के पीछे सोच क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, आयात कम करना? हाँ, और वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। दिलचस्प बात यह है कि आत्मनिर्भरता का जो विचार शुरू में थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट था, अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत हिस्सेदारी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सब नीतियों का कुल मिलाकर असर क्या रहा? पॉजिटिव साइड देखें तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है 1991 के बाद औसतन 6-7%। हाँ, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना। एफडीआई बढ़ा है। 2023 में करीब $70 अरब आया। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। 2024 में $750 अरब तक पहुंच गया। और टेक्नोलॉजी में तरक्की तो दिख ही रही है। यूपीआई, रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचनाएं भी कम नहीं है। जैसे कि एक तो है क्षेत्रीय असमानता, मतलब विकास कुछ ही राज्यों में ज्यादा दिखता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी राज्य पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। और पर्यावरण पर असर, औद्योगिकरण से प्रदूषण बढ़ा है, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। फिर कृषि पर उतना ध्यान न देने से गांव और शहर की बीच की खाई बढ़ी है। आय असमानता का मुद्दा भी उठता है। हाँ, इनकम इनइक्वालिटी, गिनी कोएफिशिएंट जो इसे मापता है, वो 2024 में 0.35 के करीब था। ये दिखाता है कि कमाई का बंटवारा बराबर नहीं है। SEZs को लेकर भी जमीन अधिग्रहण और टैक्स छूट पर विवाद रहे हैं। और रोजगार, क्या उतनी अच्छी नौकरियां पैदा हो रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ग्रोथ तो है, पर क्या वो जॉबलेस ग्रोथ है? मतलब क्या अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां उतनी बन रही हैं जितनी बननी चाहिए? इस पर डिबेट है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भारत की औद्योगिक नीतियां 1948 के नियंत्रित समाजवादी मॉडल से शुरू हुई, फिर 1991 में उदार बनी, दुनिया से जुड़ी। और आज का फोकस आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर है। बिल्कुल। और यहां से आगे देखते हुए शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम तेज औद्योगिक विकास और ग्लोबल कंपटीशन के साथ साथ समावेशी विकास कैसे साधेंगे। मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे। हाँ, और साथ में टिकाऊ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और ये जो क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं हैं, इन्हें कम किया जा सके। इन सब के बीच संतुलन साधना, यही असली चुनौती है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य की नीतियां इस संतुलन को कैसे साधती हैं। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल